चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम फिजिक्स के पहले दूसरे चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का टॉप 40 क्वेश्चन जो है देखेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर। यदि आप इसे अपना क्विज या टेस्ट के तौर पर देखना चाहते हैं तो मेरे आंसर देने से पहले आप अपने मन में सही आंसर सोचें या फिर अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर ABCD के रूप में लिखें और क्लास के अंत में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को दबाते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मेरे हौसले और इस चैनल दोनों को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए अब आज के टेस्ट का शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है, किस तरह से गमन करती है? तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप ध्यान रखिए ऑप्शन में सभी में 3 × 10⁸ है, बस अंतर क्या है कि इसका मात्रक अलग है। किसी में मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर पर सेकेंड है। आपको ध्यान रखना है कि इसका मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वो जो होती है आपका बाएं तरफ होती है, इसलिए ये हमारा जो हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो दाएं तरफ होती है, इसीलिए इनका आंसर धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन ए। 5वां नंबर क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, वही अवतल लेंस की भी होती है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? तो ये आपका ऋणात्मक होता है, क्योंकि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो उल्टा बनता है। उल्टा बनता है तो वो हमारा y अक्ष के अनुदिश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? तो इसका जो होता है सीधा आभासी का वो धनात्मक होता है, क्योंकि ये +y अक्ष के अनुदिश बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो -v/u होता है, यानी ऑप्शन बी। गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? तो ये धनात्मक होता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी v/u। 11 नंबर क्वेश्चन है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर यानी पूछ रहा है +y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां जो होती वो कैसी होती है? तो ऊपर की ओर है तो धनात्मक होगी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है? तो नीचे की ओर ये दूरियां ऋणात्मक होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? दाईं ओर आपका धनात्मक होती है। 14 नंबर क्वेश्चन नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ये बाईं ओर की बात कर रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये भी हमारा अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है सौर भट्टी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में प्रकाश समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये भी हमारा सही आंसर अवतल दर्पण ऑप्शन बी हो जाएगा। शेविंग के रूप में भी हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। वाहनों का जो पश्च दृश्य होता है यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। 20 कह रहा है गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो ये इसको हम द्वारक कहते हैं। 21 नंबर किसी लेंस के सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये कौन करता है? तो ये उत्तल लेंस करता है। दर्पण होता तो अवतल होता। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है,
इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसकी क्षमता भी धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 24, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। 25, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? अवतल दर्पण में एक ही जगह पे ऐसा बनता है आभासी प्रतिबिंब जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ध्रुव और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 26, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो ये बस एक ही जगह है जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र पर रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी अवतल दर्पण से किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो ये तो आपका उत्तल और समतल दोनों में होता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, या तो समतल या फिर उत्तल। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग की बात करेंगे? तो कम फोकस दूरी के अवतल दर्पण का प्रयोग की बात करेंगे। यदि लेंस होता तो कम दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते। यहाँ लेकिन क्वेश्चन में ही दर्पण पूछा है। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा होता है? तो ये उत्तल दर्पण का बड़ा होता है, इस कारण से इसका साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। 30, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है कौन सा है? ये आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो I बराबर R। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? तो वो होता है sin I बटे sin R, ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन का नियम है जिसको स्नेल का नियम कहते हैं, वो क्या है? वो होता है sin I बटे sin R बराबर स्थिरांक। 33, निम्न में से किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो ऑप्शन के अनुसार बेंजीन हो जाएगा जिसका 1.5 होता है। निम्न में से किस ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो फिर से ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा हीरा सबसे अधिक होता है 2.42। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस गैसीय द्रव्यत्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सभी हल्की होती है। वायु का अपवर्तन का कारण क्या है? तो वायु का अपवर्तन का कारण है अब प्रकाश की चाल में परिवर्तन। यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 और माध्यम 2 में V2 हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? जिसके सापेक्ष में बोला जा रहा है उसको नीचे में रखा जाएगा, तो ऑप्शन बी V2/V1 हो जाएगा। अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को केंद्रित करता है एक बिंदु पर। उत्तल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी कहते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाती है। 40, अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। वो अवतल लेंस को हम किस नाम से जानते हैं? तो अवतल लेंस को हम ये हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है ये प्रकाश को फैलाती है। उत्तल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्र करता है। दर्पण सूत्र क्या है? 1/V + 1/U बराबर 1/F, यही हमारा दर्पण सूत्र है। लेंस सूत्र में बस माइनस होता है, 1/V - 1/U बराबर 1/F, यही हमारा लेंस सूत्र है। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? यदि लेंस पतला है तो उसकी आवर्धन क्षमता भी कम होगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? लेंस मोटा है तो आवर्धन क्षमता भी मोटा होगा। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा तो आभासी, और आभासी जब बनेगा तो ये हमेशा सीधा होगा, तो ऑप्शन डी। तो चलिए आज का हम अपना क्लास पूरा किए, और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी सुझाव को कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।